अच्छा, आज हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में हम लोगों ने ये पढ़ना है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। कोर्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। ये हमारा, अगर हम लोग कह लेना कि सिविल प्रोसीजर कोड का एक ऐसा सेक्शन है जो कि हमें किसी भी सिविल कोड को पावर्स देता है। तो इसके बारे में हम लोग गलत नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर उन्होंने पहले ये बताया कि सिविल कोर्ट्स हैं, उसके पास कोई भी सूट आएगा, वो सूट वो ट्राई करेगा, लेकिन वो वाले सूट ट्राई नहीं करेगा जो कि एक्सप्रेसली बार हैं, प्रोहिबिटेड हैं, या फिर इम्प्लाइडली बार्ड हैं, या फिर जिनके बारे में कोई स्पेशल या लोकल लॉ इन फोर्स है। अच्छा, ये इसके अंदर ना मैंने एक ब्लॉक बना लिया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी बुक्स के ऊपर लिख लीजिएगा। ये यहाँ पे लगेगा। इसके बाद ये 2018 की अमेंडमेंट थी, ठीक है, और इसको आप कर ले। अच्छा, वन बाय वन अब मैं इसको पढ़ती हूँ। The courts to try all civil suits unless barred, यानी कि कोर्ट्स ने सारे सिविल सूट्स को ट्राई करना है, यानी कि उनका ट्रायल करना है जब तक कि उनको बार नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कोर्ट्स किन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सीपीसी में कोई भी कोर्ट जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास बेयर एक्ट है ना, द सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962, उसका जो सेक्शन 3 है उसके अंदर जो बताया गया है ना कि ये वाले जो कोर्ट्स हैं वो होंगे, मतलब सिविल कोर्ट्स होंगे। यहाँ पे आप लोगों ने उसी का ही रेफरेंस देना है, ठीक है। शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेंट। अच्छा, इस चीज के लिए आप लोग बहुत ज्यादा प्रोविजंस जो हैं वो लिख सकते हैं। अगर हम मेन प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन 11, 47, 144, उसके अलावा ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9, ऑर्डर 23 रूल 1 वगैरह आ सकती हैं। द कोर्ट शेल हैव jurisdiction टू ट्राई all suits of civil nature। अच्छा, यहाँ पे ना हमारा एक और चीज है कि all suits of civil nature, इसको भी फर्दर किसी डेफिनेशन में एक्सप्लेन नहीं किया गया, मास वाई इस एक एक्सप्लेनेशन के, ठीक है। तो अब होगा क्या कि हम लोगों ने पहले जब भी अपना क्वेश्चन बनाना है, उसके अंदर पहले हम लोगों ने अपनी कोर्ट के बारे में बताना है, फिर हम लोगों ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताना है, और फिर हम लोगों ने सूट्स सिविल नेचर के बारे में बताना है, ठीक है। एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, और फॉर विच अ जनरल और स्पेशल लॉ इज इन फोर्स। अब अगर कोई भी जो कोर्ट है उस हर सूट को ट्राई करना है, लेकिन वो सूट कैसा होना चाहिए, उसकी जो नेचर है वो सिविल नेचर की होनी चाहिए। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसकी नेचर है वो सिविल नेचर है, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। यानी कि कोई भी ऐसा सूट जिसमें कोई राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू ऑफिस कहा गया है, उसको मांगा गया है, वो होगा सिविल नेचर का सूट। इसके अंदर आप लोग अगर इसको जनरल तौर पे ये देखना चाहें कि कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब राइट से पहले हमें ये पता होना चाहिए राइट क्या है। राइट हर वो चीज है जो कि प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, और वो लॉ जो है हमारा राइज है उस वक्त। जैसे हमारे पास अभी डिक्लेरेशन का कानून है, सेक्शन 42, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ये सारे कानून मतलब कि जो सब्सटेंटिव राइट्स को डिफाइन कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं, हम लोगों ने उन चीजों को यहाँ पे यूज करना है अपने राइट को डिफाइन करने के लिए। और जब हम लोगों ने कोर्ट में जाना है बतौर प्लेंटिफ, तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आया कि इस शख्स का ये राइट बनता है या नहीं बनता, और कोर्ट ने वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो प्लेंट है उसको देख के ये डिसाइड करना है कि ये शख्स का राइट है या नहीं है। और अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ये क्लेम कर दिया और मुझे इसका राइट मिलना चाहिए, तो वो उसको राइट नहीं मिलेगा। और इसकी एक एक्सेप्शन जो है वो सेट ऑफ का राइट है, वो जस्ट मनी सूट्स के अंदर जहां पे डेट वगैरह हो वहां पे दिया जाता है, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा नंबर 2 पे है ऑफिस। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, बस आपका राइट जो है ना वो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर किसी शख्स का कोई ऐसा राइट जो लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है और वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में क्लेम कर रहा है, तो फिर उसको वो राइट नहीं मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था लिमिटेशन एक्ट में, एडवर्स पोजेशन का। वहां पे ये होता था कि जिस भी शख्स ने किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी जो है वो 12 साल के लिए रख ली है, अब जब उसने 12 साल के लिए उस प्रॉपर्टी को रखा है,
तो फिर वो उसकी एडवर्स पोजेशन की बेसिस पे ना मांग सकता है पोजेशन। लेकिन क्योंकि अब ये कानून हमारे पाकिस्तान में लिमिटेशन एक्ट 1908 में खत्म हो चुका है, अब अगर कोई दूसरा शख्स ये कहे कि मैंने इस प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल तक काबिज रहा और अब मैं कोर्ट में जाके इसके बारे में पोजेशन मांग सकता हूँ, तो अब वो ये चीज नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि ये जो उसका राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है। उसके बाद है राइट टू एन ऑफिस। राइट टू ऑफिस, कोई भी ऐसा ऑफिस, चाहे वो आप रिमनरेशन लेके कर रहे हो या खुद अपने उससे कर रहे हो, अपने विल से कर रहे हो बगैर रिमनरेशन के, लेकिन इसके अंदर दो चीजें होना लाजमी है। ये एक, आपके राइट्स होने चाहिए उस ऑफिस के साथ अटैच, और दूसरा आपके उस ऑफिस के साथ ड्यूटीज अटैच होनी चाहिए। और वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हम लॉ के जरिए उनको इन्फोर्स करवा सकें। अगर तो ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली मौजूद हैं कि राइट हुआ या कोई ड्यूटी हुई और उसको हम लोग इन्फोर्स करवा सकते हैं, तो हमारा वो सूट जो है ना, वो राइट टू ऑफिस बनेगा और वो सिविल नेचर का होगा। फिर हम उसको अपने सिविल कोर्ट में लेके जा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा सूट नहीं है तो फिर ये सिविल नेचर का नहीं होगा। उसके बाद है जी, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट such right may depend entirely on the decision of a question as to religious right or ceremonies। ये ना थोड़ा सा टेक्निकल बात है। इसके अंदर टेक्निकलिटी ये है कि अगर कोई शख्स किसी भी राइट टू ऑफिस को लेके किसी कोर्ट में गया है, प्रिंसिपल क्लेम था वो ये था कि मैं किसी रिलीजियस या सोसाइटल नोट के ऊपर यहाँ पे आया हुआ हूँ, या फिर मैं अपना कोई रिलीजियस राइट लेके आया हूँ, या मैं रिलीजियस सेरेमनी की बेसिस के ऊपर आया हूँ, और उसमें सोल क्वेश्चन सिर्फ ये है कि वो रिलीजियसली वहां पे आया है और उस ऑफिस को क्लेम करने आया उस रिलीजियस राइट या रिलीजियस सेरेमनी की बेसिस के ऊपर, तो फिर ऐसे सूट के अंदर ये प्रिंसिपल क्वेश्चन है। तो फिर उस सूरत में ये शख्स जो है वो उस राइट टू ऑफिस को कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग कोई भी ऑफिस जाके कंटेस्ट करते हैं और वो ऑफिस इस किस्म का है कि जिसको मैं आम रूटीन में रिलीजियस को साइड पे रख के मांग सकती हूँ। क्यों मांग सकती हूँ? क्योंकि मेरे वहां पे राइट्स भी हैं और ड्यूटीज भी हैं, लेकिन हाँ उसमें रिलीजियस सेरेमनीज का या रिलीजियस राइट का क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन है इसमें सब्सिडरी या इंसिडेंटल, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी ऑफिस के बारे में किसी भी दूसरे एक शख्स ने कोर्ट से राइट मांगा है और उसमें जो उसका प्रिंसिपल क्लेम है या प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो रिलीजियस राइट या रिलीजियस सेरेमनी की बेसिस के ऊपर है, तो फिर उसका वो जो मांग रहा है ना कोर्ट से, वो उसका राइट टू ऑफिस नहीं होगा सिविल नेचर का। लेकिन अगर वो शख्स, वही शख्स कोर्ट में गया है और उसने कोई ना कोई राइट टू ऑफिस मांगा है और उसको मांगने के बाद उसका जब फ्रेमिंग ऑफ इशू हो रहे थे उसमें से कोई एक या आधा इशू ऐसा है जो कि इंसिडेंटल या सब्सिडरी टाइप का है, जिसके अंदर रिलीजियस राइट या रिलीजियस सेरेमनी की बात की गई है, तो फिर ऐसे चीज को ना माना जा सकता है कि ये सिविल नेचर की है। अब हमारे पास ये एक बेसिक फ्रेमवर्क आ गया इस सेक्शन का। अब अगर हम लोग इसको मजीद डाइसेक्ट करना चाहें तो फिर हम इसको दो तरीकों से और भी कर सकते हैं, एक ज्यूरिसडिक्शन की बेसिस के ऊपर और दूसरा हमारे पास जितनी भी बार्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर। ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस के ऊपर हम लोग इसको ब्रॉडली करें तो इसकी हमारे पास चार किस्म की ज्यूरिसडिक्शन होती हैं। एक होती है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, दूसरी हमारे पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, तीसरी हमारे पास होती है पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन, चौथी होती है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। जो हमारे पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो सेक्शन 15 से लेके 20 तक है, और उसके ऊपर अगर किसी शख्स ने ऑब्जेक्शन लेना तो वो हमारे पास आ जाता है सेक्शन 21। उसके अलावा जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 6 जो कि सीपीसी का ही है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है जो कि हमें ये बताता है कि इस सूट का सब्जेक्ट क्या होगा, और उसके अलावा मतलब इसकी क्या बेसिस होगी कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग कोर्ट में आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन, कि एक पर्सन को किस तरीके से ज्यूरिसडिक्शन क्या उस पर्सन के लिए कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन रखता है या नहीं रखता, ये सेक्शन 19 और सेक्शन 20 आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा, अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग ये कहें
के है जो कि एक्सप्रेसली बार्ड है या फिर इम्प्लाई। तो फिर हम लोग इसके ऊपर बार्स के ऊपर अगर आए ना तो ये 3 किस्म की बार्स हो सकती हैं। एक बार होती है एब्सोल्यूट बार, दूसरी बार हमारे पास होती है कंडीशनल बार, तीसरी बार है हमारे पास स्पेशल बार्स। ये सारी बार्स जो है ना ये हमारी सीपीसी के अंदर ही मौजूद है। एब्सोल्यूट बार का ये मतलब है कि अगर कोई भी शख्स जो है वो कोर्ट में आया अपना दावा लेके, तो फिर अगर ये जो अभी मैं आपको प्रोविजंस बताने लगी हूँ इनमें से कोई प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है तो फिर उसका सूट जो है ना वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और इसमें आते हैं बेसिकली सेक्शन 11 आता है रेस जुडिकाटा, उसके अलावा सेक्शन 47 आता है कि यानी कि अगर कोई सूट आया कोर्ट के अंदर और वो डिक्रीज हो चुका है, अब उसकी एग्जीक्यूशन आने लगी है। अब एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाके कोई भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ना वो पहले ट्रायल कोर्ट के किसी भी क्वेश्चन को दोबारा से नहीं खोल सकता। हाँ, अगर कोई भी उसके रास्ते में एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी सवाल आता है तो वो उसकी तरफ जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास सेक्शन 144 है। सेक्शन 144 ये हमें बेसिकली कहता है कि इसकी हम लोगों ने जब भी देनी है एप्लीकेशन देनी है, और ये एप्लीकेशन होती है फॉर रेस्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या होता है कि पार्टीज जो पहले एक खास एक्ट से पहले किसी भी पोजीशन में मौजूद थी उनको उनकी उसी पोजीशन में दोबारा रिस्टोर करवाया जाता है, और इसके लिए सेपरेट सूट नहीं लेके जाया जाता है। इसके लिए हम लोग सेक्शन 144 की एप्लीकेशन लेके जाते हैं जो कि हमारी होती है रेस्टिट्यूशन की। उसके अलावा अगर हम एब्सोल्यूट बार की बात करें इनके अंदर हमारे ऑर्डर पोर्शन के अंदर, इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर 2 रूल 2 आता है जो कि हमें मतलब बेसिकली ये कहता है कि जब भी किसी भी शख्स ने क्लेम करना है तो फिर उसका क्लेम ऐसा होना चाहिए, फुल होना चाहिए। उसका उस टाइम पे क्लेम मांगते वक्त कोई भी ऐसा चीज नहीं छूटनी चाहिए जो वो उस टाइम मांग सकता था। उसके अलावा हमारे पास ऑर्डर 9 रूल 9 कि अगर किसी भी शख्स का कोई डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो जाता है तो अब जब डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो रहा है तो वो दूसरी बार आके नया सूट नहीं लाएगा बल्कि वो वहां पे रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन देगा और अपने दावे की बहाली करवाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर 22 रूल 9 आ जाता है जो कि इनसॉल्वेंट पर्सन की बात करता है कि वो कब सूट नहीं ला सकता। उसके अलावा हमारे पास ऑर्डर 23 रूल 1 आ जाता है जो कि ये बताता है कि अगर किसी दो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया और उसकी बेसिस पे सूट विड्रा कर लिया है, लेकिन अब कोर्ट से ये इजाजत नहीं ली कि मैं इसको दोबारा कोर्ट में दायर कर सकता हूँ सूट इसी सब्जेक्ट के हवाले से या नहीं, तो फिर अगर उसने विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट वो सूट विड्रा कर लिया तो अब वो दोबारा नहीं जा सकता सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए नया सूट लेके। उसके बाद अगर हम कंडीशनल बार को देखें तो कंडीशनल बार में ये चीज है कि ये वो वाली कंडीशंस हैं, वो वाली शराइत हैं जो अगर कल को पूरी हो जाए तो इसकी बेसिस के ऊपर दावा आ सकता है कोर्ट में, लेकिन अगर ये पूरी ना हो तो फिर इसकी बेसिस के ऊपर फर्दर दावा नहीं आ सकता। इसमें हमारे पास बेसिकली दो ही सेक्शन है, सेक्शन 83 और 84। ये दोनों भी सीपीसी के हैं। सेक्शन 83 हमें ये बताता है कि अगर कोई हमारे पास एलियन एनिमी वगैरह मौजूद है तो फिर अगर उसने पाकिस्तान में कोई भी सूट दायर करना है तो उसके लिए पहले फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत लेनी है। अगर उसने बगैर फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत लिए बगैर ही कोई सूट दायर कर दिया तो फिर उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कुलभूषण यादव था, वो हमारे लिए पाकिस्तान में एलियन एनिमी था। अब अगर वो कल को जाके कोई भी सिविल सूट मेरे खिलाफ दायर कर देता तो फिर वो उसका नहीं होना था एंटरटेन। क्यों नहीं होना था? क्योंकि उसने पहले फेडरल गवर्नमेंट से इजाजत नहीं ली थी, और अगर वो इजाजत ले लेता है किसी तरीके से तो फिर वो जो शख्स है ना वो इसको सूट को आगे ले सकता है। तो इसमें कंडीशन क्या आई? इसमें कंडीशन वो जो गवर्नमेंट से इजाजत लेना है ना फेडरल गवर्नमेंट से, वो इसके अंदर कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 84। उसके अंदर कोई भी फॉरेन स्टेट है जो अगर उसका कोई सोवरन पाकिस्तान में सूट दायर करना चाहता है तो फिर वो कैसे करेगा? अगर वो फॉरेन स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर इंडिया वाले जो है पाकिस्तान में कोई सूट दायर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसराइल को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो अब वो लोग यहाँ पे आके ना सूट दायर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास स्पेशल बार आ जाती हैं। स्पेशल बार में ये होता है कि इसमें हमें इतने जैसे कंडीशनल बार है उस तरीके से हाई लेवल की मतलब कंडीशंस को तो फुलफिल नहीं करना, लेकिन हाँ एक सर्टेन लिमिट है। उसके अंदर हमारे पास सेक्शन 80, 91 और 92 आ जाता है। सेक्शन 80 हमें सिंपली ये कह रहा है कि अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी दावा दायर करना
करना है तो पहले हम लोगों ने 2 माह का नोटिस देना है और उसके बाद कोर्ट में आना है वो दावा लेके। और अगर कल को हम लोग बगैर नोटिस दिए कोर्ट में आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, 2 माह उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने में। अच्छा, सेक्शन 91 और 92 इसके साथ आप लोग लिख लीजिएगा कि ये 2018 में ना अमेंडमेंट हो चुकी है। इसके अंदर पहले ये होता था कि अगर 91 या 92 का दावा करना होता था ना तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एडवोकेट जनरल से परमिशन लेते थे, या 2 से ज्यादा लोग फिर कोर्ट से परमिशन लेते थे, फिर ये दावा दायर होता था। लेकिन अभी ना 2018 के अमेंडमेंट में जो एडवोकेट जनरल साहब की परमिशन का शिक है ना वो खत्म कर दी गई है, उसको ओमिट कर दिया गया है। अब जस्ट हम लोगों ने विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ये वाले दावे जो है ना इनको दायर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी थी बार्स एक हिसाब की। अब दूसरी हमारे पास चीज आती है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट को किस तरीके से बार किया गया है। अब इसके अंदर 2 तरीके से बार किया गया, एक है इम्प्लाइड बार्स और दूसरी है एक्सप्रेस बार। एक्सप्रेस बार वो वाली बार्स हैं जहां पे हमारे पास कोई ना कोई एनेक्टमेंट मौजूद है और उस एनेक्टमेंट के चलते हुए हमारे पास एक स्पेशल कोर्ट भी मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास रेवेन्यू के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट है और उसके लिए हमारे पास रेवेन्यू की पूरी हायरार्की मौजूद है, ठीक है, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जाती है। उसके अलावा हमारे पास फैमिली कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत हमारे पास फैमिली कोर्ट बना है और उसके जितने भी केसेस होंगे वो सारे के सारे हमारे फैमिली कोर्ट में जाएंगे, गो के हैं वो सिविल नेचर के, लेकिन उसके अंदर स्पेशल उनके लॉज बन चुके हैं, तो लिहाजा उसके तहत उनके अपने कोर्ट्स बने हैं, तो लिहाजा इन्होंने फर्दर जाके क्या करना है जी, ये सिविल कोर्ट की जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर ये बार लगी और ये एक्सप्रेस बार है। और इसकी एक और मिसाल जैसे गार्डियनशिप कोर्ट है, गार्डियनशिप के लिए भी हम लोगों ने गार्डियनशिप कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट में नहीं आना। इम्प्लाइड बार वो वाली बार होगी हमारे पास जो के सूट है वो सिविल कोर्ट में आने से बाहर है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ मौजूद नहीं है, लेकिन वो बाय वर्च्यू ऑफ सम थिंग्स हम लोग उससे रुके हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक्ट ऑफ स्टेट है, सोवरन एक्ट है, पब्लिक पॉलिसी है, या स्पेशल ट्राइब्यूनल कोई बन गया है। एक्ट ऑफ स्टेट की बात करें तो जैसे अगर मिसाल के तौर पे कल को जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है वो इंडिया को दे दें, हमारा पाकिस्तान के कोई भी स्टेट, वो सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग फ्रेंडली रिलेशन कायम करना चाहते हैं। या फिर जैसे हमारा ये पंजाब है, अभी इंडिया में चल रही है सिख की खालिस्तान मूवमेंट, अगर कल को वो ये कहते हैं कि हमें थोड़ा सा लाहौर का हिस्सा दे दें और हम लोग वो लाहौर का हिस्सा दे दें बतौर स्टेट उनको, तो फिर जिन लोगों की वो गिलगित बल्तिस्तान में या फिर लाहौर में जगह मौजूद है, फिर वो वाली जगह को कोई भी शख्स सिविल कोर्ट में जाके ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, 1000 साल से भी चाहे वो लोग पूरा मतलब कि उनका खानदान मालिक हो, उसको नहीं माना जाएगा और ना ही उसका कोई क्लेम इसके हवाले से माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ये बेसिस है कि एक्ट ऑफ स्टेट, कि स्टेट ने जो काम कर दिया उसके आगे आप लोग नहीं जा सकते। उसके बाद सोवरन एक्ट, ये मतलब कि अभी गवर्नमेंट जो भी एक्ट्स करेगी उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोग लैंड एक्विजिशन एक्ट के जरिए कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, जैसे ये लाहौर में भी मेट्रो वगैरह बनी थी या ऑरेंज ट्रेन बनी थी, अब जिन लोगों के दरमियान में प्रॉपर्टी आ गई है वो सिर्फ इसलिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, वहां पर जाकर कंपनसेशन तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ही नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है और उसकी एक प्रॉपर्टी जो कि 10-20 लाख की हो उसके लिए हुकूमत को कोई करोड़ों का नुकसान सहना पड़ जाए क्योंकि उसके लिए रास्ता चेंज करना था, या फिर क्या होगा दूसरा कि वो जो लोग हैं उनको मुश्किल पेश आएगी। अच्छा, इसके अंदर फिर हम लोगों ने पब्लिक पॉलिसी को मद्देनजर रखना है और ये इसके अंदर इम्प्लाइड बार है।